अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसाम दरानी। मैं आपको पायलॉन टीवी पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारी हमारी हमेशा से कोशिश है कि हम पाकिस्तान में तमाम तर सियासी, माशरती और मुआशी मसाइल के ऊपर एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू करें और आपके सवालात के जवाब इनसे लिए जाएँ। क्योंकि किसी भी मसले की निशानदही करना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका हल पेश करना जुए शीर लाने के बराबर है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पाकिस्तान की माशी हालत पर गुफ्तगू करेंगे। क्यों कि जैसे कि आप सब लोग इस बात से बखूबी वाक़फ़ हैं कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया के कारोबार तबाह हो रहे हैं और तमाम दुनिया की मईशत जो है वो मनफी में जा रही है। और इसी मौजू के ऊपर आज हम जब गुफ्तगू करेंगे और इसमें हमारे साथ जो पैनल में जो हमारे साथ हजरात शरीक हैं, उन सबका मैं जो है वो फ़र्दन फ़र्दन आपसे तारुफ़ करवाता जाऊँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब इब्ने फ़ाज़िल साहब। इब्ने फ़ाज़िल साहब जो हैं वो इंजीनियर हैं, केमिकल फैक्ट्री चलाते हैं, मोगलपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूह रवां हैं, लिखारी हैं और मुल्क में कारोबार के तरवीज के लिए खुशहाली की दस्तक नामी एक तहरीक है उसके रूह रवां हैं और इसके साथ साथ एक ब्लॉग साइट आगाही उसके चीफ एडिटर भी हैं। दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब मोहम्मद इशफाक साहब। मोहम्मद इशफाक साहब जो हैं वो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ पे वो काम करते हैं। चार्टर अकाउंटेंट है, एक कार्डर फर्म चलाते हैं, कारोबारी घराने से इनका ताल्लुक़ है, लिखारी हैं और सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान कौंसलेट के एक फ़ाल रुकन हैं। अब हम जो तीसरे जो हमारे मेंबर हैं हमारे जो पैनल के, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। इन लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इशफाक यूसुफ तौला साहब का, जिन्होंने हमारे चैनल के लिए अपने इंतहाई कीमती और मसरूफ़ वक्त में से चंद घड़ियाँ जो हैं वो हमें उन्होंने दी हैं। वैसे तो इशफाक तौला साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि इशफाक तौला साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इशफाक एसोसिएट्स नामी एक कार्डर फर्म चलाते हैं और उसके अलावा बोर्ड मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, मेंबर हैं काउंसिल ऑफ आई कैप के, टैक्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के मेंबर हैं। बल्कि हमें अभी जो है वो भी इतला मिली है कि इशफाक तौला साहब को चेयरमैन इकनॉमिक एडवाइजरी एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप कमेटी आई कैप फ्रॉम टुडे एज वेल, मतलब कि आज के दिन से इनको एक और जो है वो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री के मसाइल और पाकिस्तान की गिरती हुई माशी हालत पर गुफ्तगू करेंगे और जनाब इशफाक तौला साहब से इन मसाइल के हल के बाबत इनकी राय मालूम की जाएगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे तीनों पैनलिस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं जनाब मोहम्मद इशफाक साहब से। इशफाक साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है, जो कि वहां से रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला जो वो यहाँ भिजवा रही होती है। अभी जो रिसेंट अगर हम कोविड-19 के हवाले से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से गुज़ारिश की है कि वो पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से वो पैसों को भिजवाएँ ताकि यहाँ हमारी मईशत जो है वो किसी तरह जो है वो दोबारा स्ट्रेंथन हो सके। तो मैं इशफाक साहब से ये पूछना चाहता था कि इशफाक साहब, क्या इस वक़्त पाकिस्तान की जो कम्युनिटी वहाँ मौजूद है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि पिछले साल डेढ़ साल के जो पे दर पे जो वहाँ पे मसाइल पेश आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वो उस पैसे को भिजवा सकें, जो रिक्वायरमेंट इस वक़्त इमरान खान साहब ने की है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैलॉन टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ से थैंक यू शाम साहब। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि अशफाक तौला साहब हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद हैं, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और इब्ने फ़ाज़िल साहब का भी शुक्रिया। तो जो आपका सवाल है कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तान की जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान अपने पैसे भेजें। कोविड-19 की ये एक ऐसी वबा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसने खौफ पैदा हुआ, उसके सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं इस वक्त। खासकर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उसमें आपको पता है कि फुल टाइम लॉकडाउन चल रहा है, मसाइल चल रहे हैं, लोगों की जॉब के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। और अभी ये भी नहीं पता कि कोविड-19 के बाद जब हम इससे निकलेंगे तो वहाँ पे क्या जॉब की सिचुएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी। तो काफी लोग परेशान हैं। ज़ाहिर लेबर तबका जो वो है वो तो वाकई बहुत सारे ले ऑफ हो चुके हैं और हजारों की तादाद में ले ऑफ्स हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड भी ये चीजें आ चुकी हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी कुछ पैसे भेज भी रहे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होगी, इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकेगा।
और दूसरी बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है फंड की, मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ कि काइंडली, ठीक है, फॉरेन आप कर रहे हैं रिक्वेस्ट, इज योर राइट, और हम अब्बुल वतन पाकिस्तानी, हमारा भी पेट्रोटिज्म इतना ही है और हम हर दफा कोशिश करते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, लेकिन इस दफा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को हुकूमत पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा लेबर, दुबई में लास्ट प्रोग्राम में हम बता चुके हैं, इस वक्त सऊदी में बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, लेबर्स बहुत हैं, तो मतलब मामला उनके इतने अच्छे नहीं है। हो गया। अपना फाजिल साहब, आप पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं और आप एक इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हैं और एक छोटी सी इंडस्ट्री को भी आप रन कर रहे हैं। इस कोविड-19 से और इससे पहले से अगर हम थोड़ा सा अभी पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरावट का शिकार होती जा रही है। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे कि आपको इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको इस वक्त करंट आप कौन से इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा आप जो है इस वक्त फेस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, जो मसाइल हैं इंडस्ट्री के हवाले से, उनका आगाज़ तो शायद 1 साल कबल हुआ था। जब से हुकूमत आई, हुकूमत के पास कोई भी सर्टन प्रोग्राम नहीं था इंडस्ट्री के लिए। उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है या जो ट्रेड है, उसके लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ है, वो सारे साहिबान इल्म बैठे हैं मेरे से सीनियर, वो जानते हैं कि वो अनसर्टनिटी होती है, गैर यकीनी की तरह। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम पिछले 1.5 साल से गैर यकीनी में ही हैं। तो जो कारोबार है या जो इंडस्ट्री है, वो तो 1 साल से डिक्लाइन में है और आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे आ चुके थे कि सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था। अब जब ये बंदिश आ गई इसकी, तो ये जाहिर है थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। फिर जब फाइनेंस का जो पहिया पहले से स्लो था, वो जब और आहिस्ता हुआ, तो हम पेशबंदी होने के बावजूद कोई भी ऐसे मैयर नहीं ले सके। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें अगर हम स्टॉक करना चाहते हैं, तो वो चूँकि फाइनेंस ही बहुत स्लो हो गई हुई थी पिछले 1 साल से, तो वो कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं लिए जा सके। उसके बाद सितम बाला सितम ये हुआ कि सरकार ने कहा कि जितनी भी इंडस्ट्री है, वो अपने जितने मजदूर हैं उनको बंद फैक्ट्री के दौरानिए का भी तनख्वाह दे। अब जो पहले ही लिंगर कर रही है इंडस्ट्री, चंद इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी तो सारा सेक्टर जो है वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। मुश्किल तमाम हम कह लें कि हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। ऐसी सूरत में कुछ 10-15 दिन तो चलो जैसे तैसे गुजर गए। अगर ये कोई महीना 1.5 महीना और आगे चलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद अगर सैलरीज देने के बाद बहुत कम फैक्ट्रियां ऐसी बचेंगी कि जिनके बाद दोबारा सर्कुलेशन मनी होगी या जो इस क्राइसिस के बाद दोबारा चलने के काबिल। तो इसमें ये जो एक तो भी सरकार ने जो मतलब स्कीम दी है, वो थोड़ी सी होप नजर आ रही है उसमें कि जी वो आप जो लेबर है उसके लिए जो सैलरी है वो वहाँ से मिल सकती है। लेकिन जब सरकार के वो प्रोग्राम्स आते हैं दिन इंडस्ट्रियलिस्ट के, तो हमारे दिन में एक पहाड़ नजर आना शुरू हो जाता है कि जी ये कह तो दिया, ऐलान करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसको अमली जमा बनाने की बारी आती है तो उसमें 100 रुकावटें होती हैं। तो अभी खैर हम लोगों ने बहसीयत मजमूई उसकी तरफ प्रोसीड भी नहीं किया, लेकिन यकीन यही है कि जब उसकी तरफ जाएंगे तो वहाँ भी मसाइल होंगे, और मसाइल भी इस नौयत के होंगे कि वहाँ से हमें नाकाम ही लौटना पड़ेगा। तो अभी तो आप समझ लें कि सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं। सही सही कह रहे हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा इशफाक तौला साहब, जैसे कि सर आपने 2 बातें सुनी हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू एक जो हमारे जो बैरून ममालिक जो रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो एक रेमिटेंस की शक्ल में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है, या आप ये कह सकते हैं कि एक लाइन शेयर जो है वो पाकिस्तान के बजट के अंदर वो ऐड इन कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुआ वो जो हमारी अरब रियासतें हैं और उसके अलावा सऊदी, ये सारी अगर हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ पे सर तकरीबन 14-15 लाख ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है वो पैसा जो है इनपुट कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वहाँ के भी हालात ऐसे नहीं रहे और वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी बेहतर नहीं रही, जिसकी वजह से रेमिटेंस के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा प्रेशर आया, और अब अगर हम देखते हैं तो कोविड-19 के आने के बाद तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सर अभी जो रिसेंट जो गवर्नमेंट ने सर उन्होंने ऑलमोस्ट जो 1200 अरब रुपए का सर एक पैकेज दिया है
आप सर किस तरह देखते हैं उस पैकेज को कि वो पैकेज जो है हमारी इंडस्ट्री को या हमारी मईशत को किस तरह रिवाइव कर सकेगा और हमारे जो मेन एक्चुअल जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं उन तक वो पैसा किस तरह पहुँचेगा, उसकी क्लैरिटी या उसकी जो है स्क्रीनिंग किस तरह हो सकती थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको बहुत बहुत सलाम। इशफाक साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफें कर दी हैं। इशफाक साहब भाई हैं आपके, और तो मेरा एक हमेशा ये ओपिनियन कि अल्लाह ना करे कोई पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अल्लाह ना करे कोई इकोनॉमिक वूज खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये सब भी रहेंगे, काम चलता रहेगा। मसला ये है, पहले हम आ जाते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। देखिए, मिडल ईस्टर्न कंट्री की जो सबसे बड़ी मईशत का जो राज या जो एक इनकी जो हॉलमार्क है वो ऑयल इंडस्ट्री है और टूरिज्म। आप आ जाएं सऊदी अरेबिया, मोस्टली अशफाक साहब विल एग्री टू मी कि ये ऑयल बेस्ड सारी इकोनॉमी इनकी चल रही होती है, और उसमें जब भी ऑयल पे कोई प्रेशर पड़ता है तो मेरा ख्याल है ये मईशत प्रेशर में आ जाती है। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये हमने पहले भी ले ऑफ देखे हैं पहले भी, मगर इतना सीवियर प्रेशर नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो प्रेशर था ऑयल का, और ऑयल का प्रेशर है और ऑयल का प्रेशर रहेगा। दूसरी तरफ एक डबल एज सॉर्ट ऑफ कोविड-19 की आ गई। कोविड-19 में ये हुआ कि एक तो ऑयल की प्राइजेस जो प्राइस वॉर की वजह से गिरी, और दूसरी जो कोविड-19 की वजह से हमें जो इशू आ रहे हैं जो कि डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड पे इनकी एक्सेसिव आ गई, दूसरी डिमांड साइड रिड्यूस हो गई। तो वो जो ऑयल जो हमें एक दिन, मैं रात को सोया हुआ था तो $52 था, और सुबह जब मैं उठा तो $32 था, और फिर $29 भी देखा, और फिर मैंने $20 भी देखा। तो वो एक इस बात की अक्कासी कर रहा है कि when you have all eggs in your one basket, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम देगा और देता रहेगा। अब उनकी मईशत में उन्होंने अपने शहरियों के लिए काफी मराहत पिछले 2-3 सालों में दी है, और उन मराहत के बाद इनकी मईशत ठहरने को आ गई थी कि अचानक से ये एक चीज आ गई है। सऊदीयाइजेशन आपकी हो रही थी, यूएई में काफी इश्यूज आ रहे थे, बिकॉज के एक और मेरे साथ थोड़ा सा वो है कि ओवरसीज चैप्टर्स को मैं देखता हूँ तो हर कंट्री की पल्स मेरे पास होती है, और वैसे भी जब आप इकोनॉमी डील कर रहे होते हैं तो आपके पास हर कंट्री की पल्स होनी चाहिए, ताकि आप मेजर सप्लायर यानी मेजर आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिन कंट्री को आप एक्सपोर्ट करते हो, बरामद और दरामद दोनों को हम देखते हैं, और उसकी मईशत के हिसाब से हम अपनी मईशत को एक दिखाते हैं कि जी कहाँ किस तरफ जा रही है। तो यूएई और इसका मसला ये है, और इसका प्रेशर पाकिस्तान की मईशत पे बहुत गहरा पड़ेगा, ना सिर्फ इस हवाले से कि जो लोग बेचारे रिपेट्रिएट करके आएंगे उनको हमें जॉब देनी पड़ेगी। अब इसमें 2 टाइप के वर्कर, एक है स्किल्ड वर्कर, एक है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड वर्कर में आपके पास सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है, जो आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है 70 मिलियन, जो 7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट है आपके, उसमें ये खप जा सकते हैं, क्योंकि सीजनल इन्वॉल्वमेंट होती हैं। या स्किल सेट अगर इनके पास है तो प्लम्बिंग कर लेंगे, कार मैकेनिक होंगे, जो मशीनरी वाले होते हैं, या जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, या अगर जनरल लेबर भी है तो वो खरीफ और रबी की सीजन में आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मसला आएगा हमारे पास स्किल सेट जो आपके स्किल्ड लेबर है उनका, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मईशत जब हम पिछले एक एरा को देखते थे तो उसकी ट्रेजेक्टरी पूरी ऊपर आ रही थी, और 2 या 3% से हम लेके 5.8% की तरफ जा रहे थे। जब सीपैक का दौरा था, जब बबांगो दोहल हम कहते थे कि यस वी विल बी द इकोनॉमिक फोर्स ऑफ द रीजन, और जब पीडब्ल्यूसी, जब मूडीज, जब आपके जेट्रो और इस किस्म की जो रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने जब आपको बहुत पॉजिटिव नोट में दिया, तो उस वक्त मेरे ख्याल से आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब हम आए और जब एक हुकूमत की तब्दीली आई तो मईशत की एक पॉलिसी थी जिसने कंप्लीटली वोल्टे फेस या यू टर्न की एक पॉलिसी आ गई, और जब आपकी करेंसी को आपने डिवैल्यूएशन करना शुरू किया, और जब आपकी एक ग्रिप न्यो क्लासिकल सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट के पास आ गई,
तो उन्होंने अकले कुल समझ के, विदाउट नोइंग द ग्राउंड रियलिटीज, उन्होंने इसको स्लो डाउन करने की कोशिश की। जब स्लो डाउन करने की कोशिश की तो आपकी 5.3 या 5.2 की जो रिवाइज जीडीपी थी वो जाके रुक गई 3 पॉइंट समथिंग, और उसके लॉस आपके बड़े ज्यादा कोलोसल हुए। बिकॉज के जब आप जीडीपी की 1% को देखते हैं तो कम से कम वो 6.5 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। ये बेंचमार्किंग है, कोई एग्जैक्टली नंबर में काउंट नहीं कर सकता। जब वो 6.5 लाख लोग, अगर मैं 12.5 लाख लोग निकाल दूं तो मेरे वो जो दावे खोखले रह जाते हैं कि मैं करोड़ों नई नौकरियां दूंगा, तो वो तो खत्म हो गया। इस वक्त जब पिछले साल उन्होंने जब किया था तो मैंने अपने एक एनालिसिस में लिखा था, शायद नागवार गुजरा बहुत से लोगों को, और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी इशफाक साहब आप शायद इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो ये एक मिथ है इकोनॉमिस्ट होना या इकोनॉमिस्ट ना होना। मैं ये समझता हूं कि आपके प्रोफेशन में या अकाउंटिंग के प्रोफेशन में मैं भी हूं और इशफाक साहब भी हैं, हमारे अपने अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो कभी भी कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं था, ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है। आज तक जितने भी इकोनॉमिस्ट गुजरे, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबर्ट माल्थस, इरविन, ये जितने बड़े नाम हैं जिनकी थ्योरियां पढ़ के आज भी मईशत दान कहलाता है और एक स्पेशलाइजेशन में आ गया है, उस कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं था, सारे मैथमेटिशियन थे। और माल्थस का तो यहां तक हुआ कि वो मईशत के पेपर में फेल हो गया, तो जब लोगों ने पूछा यार तुम तो इतने बड़े मईशत दान बनते हो, तुम्हें तो कुछ आती ही नहीं, तुम तो फेल हो गए, तो उसने कहा कि जो जिसने पेपर मुझसे लिया है, मेरा एग्जामिनर मुझसे कम इकोनॉमिक्स जानता था, वो आज बात साबित हुई। तो ये चारों में से कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं था, मैथमेटिशियन थे। और मैथमेटिशियन और अकाउंटिंग जो है ना वो भाई बहन है। तो मैं ये समझता हूं कि मईशत दान का एक जो काम है ना वो ये कि एक मसला आता है, जहां तक हमने इनको ट्रेनिंग दी थी उस ट्रेनिंग के हिसाब से उस मसले को हल करने की कोशिश करें। ये वो मैकेनिक है जो ट्रैक्टर को खोल लेंगे और अगर उसके मैनुअल के हिसाब से ठीक करना है तो वो ठीक कर सकते हैं, मगर उस ट्रैक्टर में या उस व्हीकल में अगर कहीं और ऊंच नीच आ गई तो उसके लिए वापस इन्होंने हमें लौट के आना है हमारे पास कि यार बताओ इसका हल क्या है। ठीक हो तो गया। मैं ये समझता हूँ, मगर ये मैं ये नहीं कहता। देखिए ये मईशत जो है ना आपकी मार्केट की पल्स है। आज आप मार्केट का दौरा करोगे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, आपका जो पड़ोसी है वो क्या खाना खा रहा है। तो यहाँ से मईशत शुरू होती है और मुल्क की मईशत तक खत्म होती है। ठीक है। तो जब मैं इंपोर्ट करके एक सोल्यूशन लेके आऊंगा और एक इंपोर्टेड सोल्यूशन बैठा होगा जिसको यही नहीं पता कि मेरी जीडीपी के अंदर कितनी मतवाजी या पैरेलल इकोनॉमी है, वो मेरा सोल्यूशन दे ही नहीं सकता। ठीक हो जब गया। उन्होंने नहीं दिया और वो मिजरेबली फेल हुए, हमने जब कहा कि जमूत का शिकार हो गई है और स्टैगफ्लेशन में आ चुकी है, जिसकी इंडिकेशन ये थे आपकी शरह नमू में कमी आ गई, आपकी एक्सचेंज पैरिटी बढ़ गई, आपकी एम्प्लॉयमेंट गिरने लगी। और बड़े बड़े मईशतदान जिन्होंने पूरी लाइफ पाकिस्तान में गुजारी है, यानी कि डॉक्टर हफीज पाशा या हमारे साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, वो हमेशा ये तंबी करते रहे कि आप ना करें। मईशत का पहिया मूव होना बंद हुआ और जब हमारे फाजिल साहब, इब्ने फाजिल साहब की इंडस्ट्री का पहिया जाम होने लगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, जब लोगों ने बोरोइंग कम की, जब बैंकों से गवर्नमेंट ने बोरोइंग उठानी शुरू कर दी और बैंकों ने प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसके असरात आने शुरू हो गए। फिर आपको जब आपने ये किया, आपने एक तरीके से अपने आप को अकले कुल समझा, और अकले कुल समझने के बाद जब ये मईशत का पहिया बिल्कुल बैठ गया, अब जब हमने दिसंबर से ये कहना शुरू किया और जब हॉट मनी के ऊपर बात आई कि जी आप 13% मईशत में सूद सरे सूद पे मईशत आपकी नहीं चल सकती, 13% सरे सूद आपने किया और 13% की वजह ये थी कि आप बाहर से हॉट मनी लाना चाह रहे थे अपने, बिल्कुल जो तो जब हमने ये लिखा 10 दिसंबर को मेरा एक आर्टिकल छपा था बिजनेस रिकॉर्डर में, हॉट मनी द जायंट किलर, आपके सर्च कर सकते हैं। उसमें उस वक्त $1.2 बिलियन आया, तो हमने उनको लिखा था कि खुदा का वास्ता स्टॉप करें। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जिस तरीके से इसके असरात पड़े थे, आप इसके मुतामिल नहीं हो सकते, आप बड़े वल्नरेबल पोजीशन पे। मगर वो नहीं माने, हमारे गवर्नर साहब की मिथ थी, वो नहीं माने, उन्होंने लेना शुरू किया, $5 बिलियन पे आया और एब्रप्टली जब निकलना शुरू हुआ तो आपने देखा 14 रुपए, 14.5 और 15 रुपए तक आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई।
और बड़ी मुश्किलों से इसको फिर पीछे स्टेट बैंक से पंप करवा के ये पैसा पीछे आप 167 पे आप लेके आए। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जमूत का शिकार थी, और जमूत के शिकार में जब मईशत होती है तो गवर्नमेंट का काम होता है कि पहिए को चलाने के लिए आप अपनी डेट रीप्रोफाइलिंग करें, आपकी मईशत की रीप्रोफाइलिंग करें। उस वक्त वो आप जा रहे थे उसको, यानी आप कहते थे कि मर जाओ, ऑक्सीजन पे मरीज था, बोला नहीं हवा लेके ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर निकाल दो, उन्होंने और सिलेंडर निकाल दिया। फिर आप देख लीजिएगा 8 फरवरी 2020 आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर, कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट IMF, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। मैंने ये लिखा है कि आपकी मईशत कसाद बाजारी या रिसेशन की तरफ जा चुकी है। नहीं मानी गई बात, हर फैक्टर ये कह रहा था, नहीं मानी गई। जब नहीं मानी गई हम भी चुप हो गए, लिखते रहे, इक्तदार के ऐवानों में पहुंचते रहे, और FBR की जो वर्किंग थी वो भी सब हम उनको सबको बताते रहे कि जी ये सारे झूठ के पलंदे हैं, इसमें मेरा ख्याल है हकीकतें कुछ नहीं है, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज का हमें पता नहीं। इन सबको देखते हुए हमने जब ये काम किए और अब जब हमने उनको एडवाइस की, अभी आपके पास ये रिपोर्ट होगी, इसमें हमने एक सिनेरियो डेवलप किया, और उस सिनेरियो में हमने ये दिखाया कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी हुई है, और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक सिमुलेटर मॉडल के साथ किया। डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने भी किया, वर्ल्ड बैंक का भी आया, मूडीज का भी आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी आया, और IMF ने भी अपनी कुछ चीजें देनी शुरू की। जब मैं कहता था रिसेशन में है तो कोई कहने के लिए तैयार नहीं था। जिस दिन हमारी रिपोर्ट आई कि रिसेशन में जा चुकी है और अब आपकी जो शरह नमू या GDP ग्रोथ होगी वो अगर बहुत अच्छी हालात हो गए और 3 महीने में कुछ चलने पड़ा तो 1.26% से ज्यादा नहीं होगी, और अगर खराब हुआ तो मनफी श्रिंक करके -0.38% होगी। तो मुझ पे मेरा ख्याल है कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल शायद हंस रहे थे कि नहीं यार, मेरा ख्याल है तोला साहब शायद मेरा ख्याल है नींद पूरी नहीं हो रही है, लगता है क्लाइंट की बिलिंग नहीं आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब हमने देखा इसको, और जब मैंने ये बाद में आज देखें, आज IMF ने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान की मईशत नेगेटिव जा रही है, फिर हफीज पाशा साहब ने अपने रिवाइज एस्टिमेट दिए, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, जिन्होंने पहले पॉजिटिव कहा था अब लिख के दे दिया कि नहीं अब नेगेटिव हो रही है, अब मुश्किल है हमारी पाकिस्तान की मईशत नहीं बढ़ती। अब आप मुझे ये बात बताएं कि आप किस सोल्यूशन को देखते हैं। हमने ये लिखा, आपके पास रिपोर्ट मौजूद है कि 4 ट्रिलियन से कम आपका होगा FBR का टारगेट, 4 ट्रिलियन मैक्सिमम होने का, और उसमें भी मेरे हिसाब से 250 से 250 बिलियन के रिफंड और अपना ये पड़े हुए हैं, और आज भी 100 बिलियन उन्होंने FBR ने देना था वो भी नहीं वापस किया, तो उन्होंने आज भी नहीं किया। अब मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि फिर आप हफीज शेख साहब कह रहे हैं हाँ जी 4 ट्रिलियन से ऊपर हम नहीं जा सकेंगे, तो पहले आप सब बात क्यों दिखा रहे थे कि हम 5 या 5.5 ट्रिलियन पे जाएंगे, जिसका कोई सरो पैर नहीं था। अब आ जाए जो हमारे भाई फाजिल साहब ने कही है, इब्ने फाजिल साहब, उनको मैं ये कहूंगा कि देखें ये है कड़ा वक्त है, मेरे ऑफिस में भी कुछ एम्प्लॉइज हैं, उनको भी हमें देना है, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, हमारी भी बिलिंगें रुकी हुई हैं, लोग कहते हैं कि जी हम क्या करें। कोविड-19 ने हर किसी को हर तरह से घेरा हुआ है और ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई है, हालांकि आज तो ईज आउट हुआ और मुझे नहीं लग रहा लॉकडाउन कुछ रह गया। तो मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं कि 2-3 महीने हमें ये आजमाइश का वक्त है, और ये मैं बात कह देता हूँ, ये मेरा ईमान है कि आज इस हालत में अल्लाह ने हम पे आजमाइश डाली है। हमने पाकिस्तान से, अपनी इंडस्ट्रियों से, अपने बिजनेस से बहुत कमाया, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो किसी का मेरा ख्याल है ये खुद आपकी अक्कासी और गमाजी कर देता है। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो भी हमने कहा था कि यार अब अपने जेबों से पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ, और हम दे रहे हैं, हमारे पास अभी रिकवरी नहीं, हम दे रहे हैं, और हमने भी कोशिश करनी है जो अल्लाह की रजा के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 महीने कड़े हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम है स्टेट बैंक का, जो सैलरी के लिए कह रहे हैं सॉफ्ट लोन ले लें, हमारे ताजिरों को, ताजिर रहनुमाओं को, मुखैर हजरात को, ये सब इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये खलकत की खिदमत होगी, हमें हुकूमत से कोई सरोकार नहीं होगा, खलकत की खिदमत होगी।